बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। स्टडी टोपिया लाया आज अपने स्टूडेंट्स के लिए फोर्थ यूनिट यानी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टिकुलर ब्रुकलिन ब्रिज, इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने लेसन की जानिब। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको सर बता दूँ कि आज तबीयत ख़राब है और गला भी ख़राब है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ भी काफ़ी ख़राब लगेगी। लेकिन आज आप आवाज़ को नज़रअंदाज करके बस लेक्चर पे फोकस कीजिएगा। और सबसे पहले आप बच्चों हमेशा की तरह से बुक्स, कॉपी, पेंसिल, पेन, जो चीज़ें हैं अपनी वो ले आएँ, और ताकि मैं जो कुछ बोलती रहूँ उसमें आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो साथ साथ आप वो लिखते जाएँ, और ताकि आप लोगों के नोट्स भी बनते रहें। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की जानिब। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हम पहले आज ग्रामर पोर्शन करेंगे, बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाए। तो समझने वाला जो काम है हम वो पहले कर लेंगे, और जो लिखने वाला जो काम है, ज़ाहिर बात है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी आपको रीडिंग करके मैं बता दूँगी, और जो उसके अंदर मुश्किल वर्ड्स लगेंगे थोड़े बहुत उसकी मैं ट्रांसलेशन बता दूंगी। बाकी ये है कि इतना उसकी गूगल ट्रांसलेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो समझने वाला काम है ना, ये हम इंशाल्लाह आज सही तरह से कर लेते हैं। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंडिंग द मेन आइडिया। इन लोगों ने यहाँ पर इस जगह पे आप ये देखें, इन लोगों ने हम लोगों को पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और इस पैराग्राफ की हम पहले ट्रांसलेशन करेंगे, और फिर उसके बाद हमने इसका निकालना क्या है, हमने इसका मेन टॉपिक, मेन आइडिया क्या है। मेन आइडिया उन्होंने उसका हमें फार्मूला दिया हुआ है कि टॉपिक प्लस ऑथर के जो मेन पॉइंट है, यानी कि ऑथर इसके अंदर मेन बात क्या करना चाह रहा है, उसके मुताबिक हमने उसका मेन आइडिया बनाना है, और हमने इसकी सपोर्टिव डिटेल जो है वो निकालनी है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं अपने पैसेज को। अब हमारा पैसेज क्या है। टू मैनी पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स के लिए, द इन्फेंट्स क्राइंग मे बी मेनली एन इरिटेशन, बहुत से वालिदैन के लिए छोटे बच्चे या नौज़ायदा बच्चे का रोना इरिटेशन या गुस्से का बाइस हो सकता है, स्पेशली ख़ास तौर पे इफ़ इट कंटिन्यूस फॉर लॉन्ग पीरियड, अगरचे यानी ख़ास तौर पे अगर ये रोना लंबे अरसे तक जारी रहे। बट ट्राइंग सर्व्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर द चाइल्ड एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स, लेकिन रोना बच्चे और साथ साथ वालिदैन के लिए भी एक अहम किरदार अदा करता है। फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए क्राइंग हेल्प्स इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड द रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब क्या बना कि बच्चे के लिए रोना उसके फेफड़ों यानी लंग्स की सलाहियत और सांस के निज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है या मदद देता है। परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट, शायद मज़ीद अहम ये, द क्राइंग सर्व्स एज अ सिग्नल ऑफ डिस्ट्रेस, रोना तकलीफ़ के इशारे या सिग्नल के तौर पर काम करता है। When babies cry, जब बच्चे रोते हैं, they indicates that they are hungry or in pain, कि ये सिग्नल देता है या इंडिकेट करता है या इशारा करता है कि वो भूखे हैं या तकलीफ़ में हैं। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स, और ये वालिदैन के लिए एक अहम इंफॉर्मेशन या मालूमात होती है। अच्छा बच्चों, अब आगे उन्होंने कहा है कि यूज़ द हिंट बिलो टू डिटरमाइन द करेक्ट मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर हमें 5 W दिए हुए हैं, हु, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। ठीक है, अब बच्चों ये याद रखिएगा, ये 5 W होते हैं ना, ये यूँ समझ लें कि इंग्लिश राइटिंग या लिटरेचर राइटिंग, चाहे उर्दू की हो, इंग्लिश की हो, इसके लिए ये फार्मूला हर एक चीज़ पे अप्लाई हो जाता है। जैसे मैथ के अंदर मेन चीज़ें क्या होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जिसको ये आ जाए तो तकरीबन उसे मैथ की बेसिक्स आ जाती हैं। जिसने उसी तरह से जिसने इन 5 वाइज को समझ लिया ना, उसके लिए क्रिएटिव राइटिंग भी सही हो जाती है। और बहुत से बच्चों ने मुझसे जो है क्वेश्चन किया था
कि समरी किस तरह से आप बनाती हैं, हमें समरी बनाने का तरीका बताएँ। वो जो समरी बनाने का तरीका है ना, वो भी इसी के अंदर यानी इन 5 व्हाइस के अंदर छुपा हुआ है। और वो किस तरह से? अच्छा बच्चों, इसके अंदर ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये 5 डब्ल्यूज़ हैं, इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है। देखिए अब 5 व्हाइस क्या है? हू, कौन, व्हेन, या फिर क्या हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हाई क्यों हुआ, हाउ किस तरह से हुआ। ठीक है, अब आप कोई कहानी लिखते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे लिखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक मेन कैरेक्टर होगा या ग्रुप ऑफ पीपल का जो है इतना, ये ग्रुप किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसानों के ऊपर हो या कोई भी नाउन होगा, ठीक है, उसका एक ग्रुप होगा या सिंगल पर्सन होगा जिसके गिर्द कहानी घूम रही होगी, जिसको कहते हैं हम करेक्टर। आपने सबसे पहले उसको कह देना है, यानी कि मैं जिस तरह से अपने बच्चों को समझाती हूँ, उसको मैं कह देती हूँ समबडी, सम समबडी। समबडी का मतलब क्या है? समबडी का मतलब यह है कि करैक्टर कौन है, कैसा है, क्या है, यानी कि करैक्टर की जो हाव नाव है वो आपकी आ जाती है समबडी में, ठीक है? फिर आ जाता है, अब समबडी के आगे आप क्या लिख लें? कहानी किसके बारे में है? कहानी किसके बारे में है? अब ये वाला एक सवाल बन गया समबडी का। अब दूसरी चीज़ आ जाती है वांटेड। ठीक है, अब वांटेड क्या है कि करेक्टर चाहता क्या है, आप यहाँ पे लिख लें कि जब हम लिखी उर्दू में रहें तो उर्दू में ही लिख लें, कर क्या चाहता है। ठीक है, अब यानी कि पहली बात ये होती है कि आपका करेक्टर हो गया। दूसरी चीज़ के अंदर आपने ये समझ लिया कि वो ज़ाहिर बात है कि कहानी बनाने के लिए कोई ना कोई प्लॉट चाहिए होता है हमें, ठीक है? उसकी एक स्टोरी, जैसे आप ड्रामा देखते हैं, ड्रामे के अंदर क्या चलता है कि सबसे पहले जी एक करेक्टर आया, उसकी एक डिज़ायर होती है, वो डिज़ायर उसके अंदर आई, फिर उसको उन डिज़ायर को हासिल करने के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बट का मतलब क्या है कि उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इतना आ जाता है कि उसको उसने सॉल्व करना होता है। अब सॉल्व के लिए आप यूं कर दें, सो को क्या कहते हैं आप, मुश्किलात कैसे हल की हैं उसने, मुश्किलात कैसे हल की। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा देन, के बाद में, यानी कि मुश्किलात हल करने के बाद उसका अंजाम क्या हुआ, उसका एंड क्या हुआ, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला। यानी आप यहाँ पे लिखते हैं, उर्दू है तो पूरी तरह से उर्दू लिखें बच्चों, अंजाम क्या निकला। ठीक है, अब ये 5 सवाल हैं, समबडी, वांटेड, बट, सो, देन। ठीक है, ये 5 सवाल हैं, इन्हीं 5 सवालों को आप यहाँ पे देखें, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ठीक है, इनको आप चाहे इस तरह से याद कर लें, चाहे आप इस तरह से याद कर लें। आपकी, यानी आपने जिस तरह से मुझसे बच्चों ने पूछा था कि इतना मैम आप समरी कैसे लिखती हैं? देखो बेटे, सीधा कुलिया यही है जो आपकी समरी लिखने का है। समरी के अंदर ये है कि आपका कोई एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसको कोई ना कोई डिज़ायर होती है या वो कुछ चाह रहा होता है कि उसमें से हासिल करने के लिए, ठीक है, उसको यानी कि उनके मेन पॉइंट्स को निकाल लो। फिर उसे किस-किस मुश्किल का सामना करना होता है, वो बट के नाम पर उन लाइन्स को अंडरलाइन कर लो। फिर उनको वो हल कैसे करते हैं, फिर उन वाली लाइन्स को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद उसका जो लास्ट का पैराग्राफ होता है वो उसका देन का होता है, उसके अंदर ये है कि अंजाम होता है, आप उनको अंडरलाइन कर लो। और अंडरलाइन करने के बाद ज़ाहिर बात है कि सेम टू सेम वर्डिंग्स तो आपने लिखनी नहीं है, और वो एक-एक, दो-दो लाइनें तो होंगी नहीं, ठीक है? उसकी उनका कंक्लूजन, यानी कि हर सवाल के लिए जितनी भी आपने लाइनें निकाली है ना, उन लाइनों का एक मेन कंक्लूजन के हिसाब से जो है इतना एक-एक लाइन का या 2-2 लाइन के अंदर जो है इतना ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनों का हिसाब-किताब रखें। 2 लाइनों के अंदर हर सवाल का जवाब दें। आपके पूरे के पूरे एक लेसन की जो है ना समरी, वो इसी के अंदर आ जाती है। और फिर आ जाता है कि हम लोग जो है पैराग्राफ की एक समरी किस तरह से करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैराग्राफ की समरी किस तरह से करते हैं। अब ये देखें, आपने ये पैराग्राफ पढ़ा ना कि इतना, इसके अंदर क्या है, मेन बात क्या की है उन्होंने, मेन बात जो आपको समझाने की है ना, वो ये किया है कि उन्होंने, यानी कि इन्फेंट के क्राइंग,
द इन्फेंट्स क्राइंग, इसके गिर्द जो है इतना आपकी पूरी कहानी या फिर ये जो पैराग्राफ की जो सारी बातें हैं ना, वो इसके गिर्द घूम रही हैं। यानी जो हमारा यानी ऑथर है वो हमें बताना इन्फेंट्स के क्राइम के बारे में बता रहा है कि नौज़ायदा बच्चों का रोना, इसके बारे में बता रहा है। अब मेन आइडिया क्या है इसका, कि वो मेन बात फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रहा है, वो फोकस इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि बच्चे और जो है इतना वालिदैन उन दोनों के लिए जो है रोना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल या फिर फंक्शन जो है इतना के तौर पे, ये वाली जो लाइन है, but crying serves important function for the child as well as for the parents। ये वाली जो लाइन है ना, ये इसके अंदर इसका मेन आइडिया इसके अंदर आता है। तो अब बाकी जो चीज़ें हैं, ये बाकी चीज़ें हैं वो इसी लाइन को, यानी कि आप ये देखें कि ये ऊपर वाली लाइन ले लें, नीचे वाली लाइन्स ले लें, ये इस लाइन को ही सपोर्ट कर रही हैं। तो ये लाइन हमारी हो गई मेन आइडिया। अब आपको समझ में आया कि मेन आइडिया कैसे निकालते हैं, या फिर ये कि अगर मैंने इसकी समरी लिखनी होती ना, तो मैं क्या करती कि ये वाली जो लाइन है इसको यानी थोड़ा सा शॉर्ट करके, और इसके अंदर जो वर्ड्स हैं ना, एक दो वर्ड उनके साइनोनियम डाल के और इस लाइन को मैं चेंज कर देती, ठीक है। और फिर इनके अंदर से मैं देखती कि मेन बात, मेन फोकस उसके अंदर यानी क्या क्या कर रहे हैं, कि उससे उसको बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है उसमें से, यानी कि दो चार लफ्ज़ इस हर लाइन से लेके, और एक मेन बात जिस तरह से वो बच्चों से पूछते हैं ना कि कार्टून आपने देखा था तो बताओ ज़रा कि इस कार्टून में क्या था, तो वो इतने बड़े यानी कि 15 मिनट का कार्टून या 20 मिनट का कार्टून उसको एक लाइन में या दो लाइन के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये बाकी जो सपोर्टिव लाइन्स हैं इनको मैं एक दो लाइन के अंदर उस तरह से डिस्क्राइब कर देती है और ये हमारी समरी बन जाती है। बहरहाल हमने यहाँ पे मेन आइडिया और लेना था, और इसका टॉपिक क्या लेना था, इसके लिए जो चीज़ मैंने बनाई है वो ये है। देखिए, फाइंडिंग द मेन आइडिया क्या है, टॉपिक प्लस ऑथर्स पॉइंट, ठीक है, या पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आप कह लें, ठीक है। मेन आइडिया ऑफ फर्स्ट पैसेज यानी कि जो हमारा पैरा पैसेज है उसका मेन आइडिया क्या है, टॉपिक क्या बनाया मैंने, इन्फेंट क्राइंग, ठीक है। मेन आइडिया क्या है, क्राइंग सर्व्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर बोथ चाइल्ड एंड पेरेंट्स, ठीक है। अब इसकी जो सपोर्टिव डिटेल है, सपोर्टिव डिटेल क्या है, क्राइंग इम्प्रूव्स लंग्स कैपेसिटी एंड द रिस्पायरेटरी सिस्टम, इट सर्व्स एज अ सिग्नल ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है। एक चाहे आप डिस्ट्रेस लिख लें या फीलिंग अनकंफर्टेबल, मतलब होता है इसका, ये मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, फीलिंग अनकंफर्टेबल, डिस्ट्रेस यानी फीलिंग अनकंफर्टेबल, या फिर आप इसकी जगह आप यूँ भी कह सकते हैं इट सर्व्स एज अ सिग्नल ऑफ हंगर और पेन, ठीक है। ये दो मेन इसकी सपोर्टिव डिटेल थी, और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम इसके बी पैराग्राफ की जानिब, सेकंड पैसेज। उन्होंने कहा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। फायर एंड्स आर पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट्स, यानी कि जो फायर एंड्स या फायर चूंटियाँ होती हैं वो तकलीफ दे और तबाहकुन कीड़े या पेस्ट हैं, पेस्ट कहते हैं कीड़ों को, और डिस्ट्रक्टिव तबाहकुन, पेनफुल यानी तकलीफ दे। The fire ants earn its name because of its venom। venom कहते हैं जहर को, ठीक है। फायर एंट्स ने ये नाम अपने जहर की वजह से हासिल किया। द इंसेक्ट यूज अ वास्प लाइक स्टिंगर टू इंजेक्ट द venom, ठीक है। जो ये इंसेक्ट है ये वास्प कहते हैं बच्चों, जिसे आप उर्दू में ततैयाँ भी कहते हैं, भीड़ भी कहते हैं। अब आप देख लीजिए आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि ये कीड़ा यानी ततैयाँ या भीड़ या वास्प जो भी कह लें, उस जैसा डंग जहर दाखिल करने के लिए या इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, विच कॉजेज अ पेनफुल बर्निंग सेंसेशन एंड लीव्स टाइनी ईचिंग पेस्ट्यूल्स। इसका क्या मतलब हुआ, जो तकलीफ दे बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन का एहसास पैदा करता है, एंड लीव्स टाइनी ईचिंग पेस्ट्यूल्स, और छोटे खारिश वाले पेस्ट्यूल्स या आंवले छोड़ देता है। मतलब क्या बनेगा कि जो तकलीफ दे और जलन का एहसास पैदा करता है और छोटे खारिश वाले पेस्ट्यूल्स या आंवले छोड़ देता है। द एंड्स विल swarm over anyone or anything that disturb their nests। अब इसका क्या मतलब होगा
कि जो कोई या कोई चीज़ इन चूंटियों के बिल या रहने की जगह को परेशान करे या डिस्टर्ब करे तो ये उनके ऊपर चढ़ जाती हैं। In addition to causing pain, fire ants damage many crops by eating the plants and by protecting other insects that damage crops. इसका मतलब हो गया इन एडिशन यानी इसके अलावा या अलावा अज़ी यानी दर्द पैदा करने के लिए फायर एंट्स बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं और पौधों को खा जाती हैं और दूसरे कीड़े जो मतलब के क्रॉप्स को डैमेज करते हैं दूसरे कीड़ों की भी हिफाजत करके ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है। Fire ants are attracted to soybean, eggplants, corn, okra, strawberries and potatoes. यानी फायर एंट्स जो है इतना अट्रैक्ट करती हैं या मुतवज्जा होती हैं सोयाबीन के ऊपर, एग प्लांट कहते हैं बैंगन को, कॉर्न कहते हैं हमारी छली, ओखरा कहते हैं भिंडी को, और स्ट्रॉबेरीज और पोटैटोस यानी आलू। मतलब क्या बनेगा कि जो फायर एंट्स हैं वो मुतवज्जा होती हैं सोयाबीन, बैंगन, छली, भिंडी, स्ट्रॉबेरीज एंड पोटैटोस की जानिब। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ और इसके अंदर उन्होंने कहा व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द पैसेज। ठीक है, सारी बात है, इसका मतलब क्या बनेगा फायर एंट्स। ठीक है, व्हाट डज द ऑथर्स वांट यू टू नो अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर अब ये देखो फायर एंट्स हैव अ वास्प लाइक स्टिंगर, ये तो बताने के लिए उसने नहीं बात की है। फायर एंड स्वार्म, ठीक है, इसके लिए भी उसने बात नहीं की है। उस यानी कि फायर एंड्स एंड पेस्ट टू फार्मर, ये इसका मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट क्या है, फायर एंड्स आर पेनफुल एंड पेस्की। असल मेन पॉइंट वो ये बताना चाह रहे हैं, जो ऑथर का मेन पॉइंट है वो ये है कि फायर एंड्स पेनफुल हैं और पेस्की हैं यानी कि परेशान कौन है। अब उन्होंने कहा है विच सेंटेंस कंटेन द मेन आइडिया। मेन आइडिया कौन सा सेंटेंस लेता है ये हमने आपको यहीं पे आप ये देख लें। ये जो देखें पहली ही लाइन के अंदर उन्होंने कह दिया कि फायर एंड्स आर पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसी से ही हमने ये निकाल लिया है फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट आ जाता है यानी ओरल कम्युनिकेशन। ये चीज़ बेटे, ये जो ओरल कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं ये आई थिंक जो है इतना ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कर दें, मैं मैसेज के अंदर लिख के उसे करवा दूँगी, लेकिन आई थिंक ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर्स इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं या नहीं। बहरहाल अब हमारा नेक्स्ट है वोकेबलरी एंड ग्रामर। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द अबव पोएम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड इन बोल्ड विद डेफिनेशन। ये इसका सवाल है। ठीक है, और ये हमारी पोएम और इसका जो आंसर मैंने लिखा है वो ये है। ये सबसे पहले आ जाता है हमारा नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हमें पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसकी जो हमारे पास पीछे इन लोगों ने हमें पोइम दी है उस पोइम में से हमने एग्जांपल्स निकाल के लिखनी है। अच्छा बच्चों, बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि ये आइडिया का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है। देखें, हमने आज तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस और पर्सन। लेकिन बेटे यहाँ पे आइडिया का वर्ड आप अपनी टीचर से पूछ लीजिएगा कि नाउन के अंदर आना है या नहीं, क्योंकि आप देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आइडिया होता है, हमारी क्वालिटी होती है या फिर हमारी मेंटल स्टेट होती है। जैसे ट्रुथ हो गया, डेंजर हो गया, हैप्पीनेस हो गया या कोई फीलिंग हो गई, वो सारी क्या है हमारा आइडिया ही बन जाते हैं ना। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिसाब से मैंने ये आइडिया लिखा है, तो आप ये देख लीजिएगा, टीचर से पूछ लीजिएगा कि आइडिया का वर्ड इधर आएगा कि नहीं। बहरहाल इसके अंदर जो हमारी पोइम है उसके हिसाब से जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल फ्रॉम द पोइम, फील्ड, फाउंटेन्स, स्ट्रीट और टाउन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होगी, एग्जांपल फ्रॉम द पोइम ही एंड शी। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। और एग्जांपल फ्रॉम द पोइम मैजिक एंड शाइनी। फिर आ जाता है वर्ब। वर्ब क्या है, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, यानी वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करता है कोई भी एक्शन या फिर उसकी स्टेट जिसमें वो काम हो रहा हो। ठीक है, और एग्जांपल फ्रॉम द पोइम क्या है, रीड, राइट, जंप,
रन। इसके बाद आ जाता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द पोएम क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या? अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम इन और एट। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या? अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज। ठीक है, क्लॉजेस क्या होते हैं? हमारे फिक्रे, फ्रेजेस जो है जुमलों के हिस्से होते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोइम एंड। ठीक है, एंड के अच्छा बच्चों आजकल और यानी कि ओ आर वाला जो वर्ड है और वो जो है वो कंजंक्शन के लिए यूज़ होता है। आप टीचर से पूछ लें क्योंकि पहले हमारे यहाँ और कोई के वर्ड को एज अ कंजंक्शन नहीं लिया जाता था। अब आप टीचर से पूछ लीजिएगा कि और को आपने कंजंक्शन में लिखना है या नहीं लिखना। बहरहाल ये एक चीज़ थी, आप अपने टीचर से पूछ के आप कर लीजिएगा, जो आपके टीचर्स कहें वो कर लीजिएगा। और अगर आपके टीचर कोई आंसर नहीं करते तो सिर्फ एंड ही लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि आप किसी डाउट के अंदर रहे। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइजेस। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द पोइम हार्क। हार्क का जो वर्ड इसके अंदर पोइम में यूज़ किया है वो हमारा इंटरजेक्शन है। फिर आ जाता है आर्टिकल डिटरमाइनर्स। आर्टिकल डिटरमाइनर्स क्या है? वर्ड दैट इंट्रोड्यूस नाउन एंड इंडिकेट वेदर दे आर स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द पोइम द एंड अ। ठीक है, आर्टिकल डिटरमाइनर क्या होता है कि जिसके अंदर हम मतलब किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए यानी कि ख़ास या आम बनाने के लिए जो लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से द का वर्ड जो है किसी ख़ास चीज़ की तरफ इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। का वर्ड जो है वो किसी आम नॉर्मल यानी जनरल जो थिंग्स होती हैं उसकी तरफ हमने पॉइंट आउट करना हो किसी चीज़ को, तो हम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आर्टिकल डिटरमाइनर है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब। अच्छा बच्चों, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उन्होंने नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसकी तो हमने डेफिनेशन भी कर लिया है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मसला ये है कि मेरे पास जो है इतना ये इतनी सफाई से प्रिंट आउट नहीं हुए हुए। जो वर्ड मुझे समझ में आ रहे थे उनको तो मैंने लिखा है, लेकिन अगर कोई आगे पीछे वर्ड हुआ हो कि कोई मुझसे नज़रअंदाज हो गया हो तो काइंडली आप मैसेज बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी कुछ भला हो जाए। अच्छा, जैसे ये है ही रन्स फास्ट। ठीक है, इसमें फास्ट हमारा एडवर्ब है। द गीस इंडोलेंटली। इंडोलेंटली क्या होता है? हमारा काहिली से, जिस तरह से ये सुस्ती से या काहिली से, आइडियो यानी कि इंडोलेंटली हमारा इसमें एडवर्ब है। ठीक है, वेडल्ड अक्रॉस द इंटरसेक्शन। अच्छा, ये याकीज़। याकीज़ इसके अंदर याकीज़ के बाद ये जो हमारा कोलन साइन लगा हुआ है ये हमारा इंटरजेक्शन है। याकीज़ आई एम लेट फ्रॉम द क्लास। ब्रूनोस शेबी। ठीक है, शेबी कहते हैं खस्ता हालत को। ठीक है, ये शेबी हमारा इसके अंदर एडजेक्टिव है। मिस्टर फ्रेडरिक। मिस्टर फ्रेडरिक, अब ये मुझे नहीं पता चल रहा कि ये इन लोगों ने बोल्ड किया हुआ है नहीं किया हुआ। बहरहाल ये हमारा मिस्टर फ्रेडरिक हमारा प्रॉपर नाउन है, इसको आप नाउन कह दीजिए। ठीक है, और स्टेम्ड हमारा यानी कि पाँव रखना, स्टेम्प करना, या फिर गुस्से से उसने पैर से दबा के और फायर को बंद किया, तो इसमें स्टैम्प जो है हमारा वर्ब है, वो काम कर रहा है। ठीक है, ही इसके अंदर जो सिक्स्थ वाला है इसके अंदर ही प्रोनाउन है, फास्ट हमारा एडजेक्टिव है, रनर हमारा नाउन है, और लेटर देर समय इसमें लेटर हमारा एडवर्ब है। इसमें भी जो सेवन्थ वाला है इसमें भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इन्होंने बोल्ड कौन सा वर्ड किया है। सिक्स में भी समझ में नहीं आ रहा मुझे कि इसमें बोल्ड कौन सा वर्ड है, इसलिए मुझे यहाँ पे लगा है कि ये लेटर है। बहरहाल मुझे बता दीजिएगा कि इन दोनों के अंदर हमारा यानी बोल्ड उन्होंने कौन से वर्ड किया है। अगर किसी के पास सही मतलब कि इसकी फोटोस्टेट हो या फिर बुक के अंदर सही तरह से लिखा हुआ हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एट्थ। एट के अंदर वुड नॉट बी।
वुड और बी, ये दोनों चीज़ें बेटे ये हमारे वर्ब फ्रेजेस है, ठीक है। इसको आप वर्ब का वर्ड भी दे सकते हैं या वर्ब फ्रेज, ये कहा जाएगा इसको, यही वर्ब फ्रेजेस। अब इसके बाद आ जाता है ऑल्दो। ऑल्दो जो है जुमले को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारी कंजंक्शन है। फिर उसके बाद आ जाता है शी हमारा प्रोनाउन है। और ये थी हमारी एक्टिविटी। अब आ जाते हैं हम राइटिंग के ऊपर। उन्होंने कहा सपोज यू आर द टीम लीडर, और डायलॉग हमने लिखना है 5 मेंबर के ऊपर इन योर, यानी उन्होंने कहा हैविंग 5 मेंबर इन योर ग्रुप, प्लानिंग फॉर क्लीन एंड क्लियर यानी कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट। अब उन्होंने जो हिंट्स दिए हैं जो अहम है, अब ये बेटे उन्होंने कहा है कि प्लेस योर करेक्टर क्लियरली विद इन योर कन्वर्सेशन, क्रिएट यूनिक वॉइस फॉर ईच करेक्टर, गिव करेक्टर अपोजिंग व्यूज़। अच्छा बच्चों, अब ये जो चीज़ है ना, ये ख़ास अहम चीज़ है। अब हमारे यहाँ पुराना जो तरीका होता था ना डायलॉग राइटिंग का, उसके अंदर ये होता था हम सीधा दो लोगों के दरमियान बातचीत बना देते थे, ठीक है, या फिर जितने भी लोग उन्होंने कहे होते थे उसके मुताबिक एक सिंपल ड्रामे की जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं उस तरह से कर देते थे। अब यहाँ पे ये काम नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें पहले उनकी वॉइसेस बनानी है, उनके मतलब कि वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, हमें वॉइसेस बनानी है, और फिर उसके बाद उन वॉइसेस के हिसाब से उसका उन करेक्टर्स को हमने डायलॉग के अंदर फिट करना है। अब इसका जो आंसर है जो मैंने लिखा है वो ये है। देखिए टाइटल क्या है, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट मीटिंग, ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। अब ये वॉइस है, ठीक है। अली क्या है, टीम लीडर है। अली लीड्स द टीम, ही वांट्स अ क्लीनर पाकिस्तान, हिज वॉइस इज कॉन्फिडेंट। ज़ाहिर बात है जो टीम लीडर होगा उसकी कॉन्फिडेंट साउंड होगी, या फिर वो उसकी वॉइस कॉन्फिडेंट होगी। अब सना क्या है, नेचर लवर, सना केयर्स अबाउट द इन्वायरमेंट, शी इज़ एक्साइटेड। अब यहाँ पे उसकी एक फीलिंग बता दी हमने कि वो एक्साइटेड है। और सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा असल में मेरी बेटी छोटी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी लग गया, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अलबत्ता ये रफ़ीक है, रफ़ीक मनी एक्सपर्ट है, ठीक है। रफ़ीक थिंक्स प्रैक्टिकली, ही वरीज अबाउट कॉस्ट्स, हिज वॉइस इज़ काम, ठीक है। और फिर उसके बाद फोर्थ आ जाता है जोहा, ठीक है, कम्युनिटी कनेक्टर। जोहा लाइक पीपल, शी वॉन्ट्स एवरी वन टू जॉइन, और हर वॉइस इज़ फ्रेंडली। और फिर आ जाता है इमरान, यानी प्रैक्टिकल इंजीनियर हमने इसको शो किया है। इमरान क्वेश्चंस थिंग्स, ठीक है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं। हिज सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, ही इज़ क्वेश्चनेबल। अब आप क्या लिखेंगे, इमरान प्रैक्टिकल इंजीनियर है और इमरान चीज़ों को क्वेश्चन करता है। और अब इसके आवाज़ क्या है, वो सारी बात है कि वो क्वेश्चनेबल होगा, हर चीज़ के ऊपर सवालिया अंदाज के अंदर बात करेगा। तो अब ये जो है बेटे ये चीज़ है हमारी वॉइस। अब इसको हमने यूज़ किया है डायलॉग में। अब डायलॉग क्या है, सीन हमने पहले लिखा है, सारी बात है। अब बच्चों ये चीज़ें जो हैं डायलॉग क्या अब हिस्सा हैं। अब जब भी आपने लिखना है, अब ये ना कीजिएगा कभी भी कि जिस तरह से ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इस तरह से नहीं। आपने पहले सीन लिखना है। सीन क्या है, अ रूम विद अ टेबल, द टीम सिट्स डाउन, ठीक है। अब ये आपका सीन चल रहा है। अब इस सीन के अंदर जो है इतना डायलॉग क्या चल रहा है, अली टीम लीडर, ठीक है, स्टैंडिंग, वो खड़ा होके क्या कह रहा है, हेलो, ओवर गोल अ क्लीनर पाकिस्तान, सना योर थॉट्स, ठीक है। अब उसने सवाल सना की तरफ किया, सना। अब यहाँ पे आपने बता दिया नेचर लवर, जो आपने यहाँ के अंदर यानी जो लास्ट उसके अंदर वॉइस बनाई है उसके अंदर आपने शो किया है कि कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। हर एक की वर्क नेचर जो शो की है वही हमने यहाँ पे शो कर दिया है। सना नेचर लवर, ठीक है। लीनिंग फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ झुकते हुए या देखते हुए झांकते हुए, ठीक है। लेट्स प्लांट्स ट्री एवरीवेयर, स्कूल कॉलेजेस एनजीओज एवरीवन शुड हेल्प, ठीक है। रफ़ी कहता है जो मनी एक्सपर्ट है, रेजिंग एन आईब्रोज, और कह रहे हैं बट हाउ मच विल इट कॉस्ट, वी नीड अ प्लान। और फिर उसके बाद जो सोहा है वो कहती है, जो कम्युनिटी कनेक्टर है, नॉडिंग यानी सर हिलाते हुए, फंड रेजिंग इवेंट एंड लेट्स टेल पीपल व्हाई इट मैटर्स, सही है। अब उसके बाद इमरान आ जाता है। इमरान क्या है, प्रैक्टिकल इंजीनियर, लीनिंग बैक, ठीक है, वेट कैन वी हैंडल इट ऑल, सॉइल वाटर
मेंटेनेंस, ठीक है, क्या हम इन सब चीज़ों को एक साथ जो है इतना हैंडल कर सकेंगे? अली जो है वो टीम लीडर है, अब वो क्या कह रहा है, गुड पॉइंट, लेट्स फॉर्म टीम्स, यहाँ पे TEAMS, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि गुड पॉइंट, लेट फॉर्म्स टीम्स, सना वर्क विद जोहा, इमरान हैंडल द टेक्निकल स्टफ, और वी विल फिगर इट आउट, ठीक है। अब इसके बाद एंड के अंदर इस सीन को हमने क्लोज किया है, यानी कि क्लोजिंग सीन, द टीम टेक्स नोट्स, यानी कि जो टीम है वो नोट्स बनाना शुरू हो गई। अब बच्चों ये मैंने लिखा है छोटा सा डायलॉग, आई होप कि इतना मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो अपने वर्डिंग्स यूज़ कर लें या फिर यही वाला डायलॉग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी बच्चों, आज मेरा गला ख़राब है, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो है हमारे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, ये मैं अभी आपको देती हूँ। और इसके बाद आ जाता है हमारा बी, डायरेक्शन, ठीक है। उन्होंने कहा है रीड ईच पैसेज एंड आस्क योर सेल्फ वट इज़ ऑथर डूइंग इन दिस पैराग्राफ, राइट योर आंसर इन द समरी बॉक्स एंड देन थिंक ऑफ एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द, यानी फॉर द पैसेज बेस्ड ऑन द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है। अब हमने दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ के इसकी समरी हमने निकालनी है। पहला पैराग्राफ क्या बनता है, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, आपके ख्यालात के लिए एक पैसा, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया उन्होंने। इफ़ इट्स अ 1943 कॉपर पेनी, अगर ये 1943 का तांबे का, यानी कि कॉपर कहते हैं तांबे को, तांबे का पैसा है, इट कुड बी वर्थ एज मच एज $50,000, ठीक है, तो इसकी कीमत $50,000 तक हो सकती है। In 1943, most pennies were made out of steel since copper were needed for World War II. इसका क्या मतलब होगा कि 1943 में ज़्यादातर पैसे स्टील के बनाए गए थे जब तक दूसरी जंग अजीम में कॉपर की ज़रूरत पड़ी। सो द 1943 कॉपर पेनीज इज़ अल्ट्रा रेयर, यानी इसलिए 1943 में कॉपर के सिक्के ज़्यादा नायाब हो गए। Another rarity is the 1955 डबल डाई पेनी। एक और नायाब चीज़ 1955 की डबल डाई पेनी या सिक्का है। These pennies were mistakenly डबल स्टैम्प्ड, ये सिक्के गलती से 2 बार यानी कि डबल टाइम स्टैम्प किए गए थे। सो दे हैव ओवरलैपिंग डेट्स एंड लेटर्स, और इस वजह से या इसलिए इन पर तारीख और हरूफ ओवरलैप्ड या दोहराई हुई भी है उसमें, यानी कि डबल टाइम हुए हुए हैं। इफ़ इट्स अनसर्कुलेटेड, अगर ये अनसर्कुलेटेड हैं या फिर गैर गर्दिश हैं या फिर फ्लोलेस हैं, इट वुड ईजीली फेच $25,000 एट एन ऑक्शन, यानी तो ये आराम से नीलामी में $25,000 हासिल कर लेंगे। नाउ दैट्स अ प्रीटी पेनी, यानी अब ये खूबसूरत सिक्का है। तो बच्चों ये था हमारा पहला पैराग्राफ, जिसके अंदर उन्होंने हमें कहा है कि इसकी एक लाइन के अंदर समरी करें, यानी उन्होंने कहा है समराइज दिस पैराग्राफ इन वन सेंटेंस, बी स्पेसिफिक एंड क्लियरली एक्सप्लेन द मेन आइडिया। वो ये मेन आइडिया वाली बात जो है इतना उन्होंने यहाँ पे की है, और दूसरा उन्होंने कहा है एन अप्रोप्रिएट टाइटल हमने लिखना है। अब जो मैंने इसका लिखा है वो रेयर पेनीज का है या फिर वैल्यूएबल ट्रेजर, चाहे आप रेयर पेनीज लिख लें इसका यानी टाइटल, या फिर वैल्यूएबल ट्रेजर्स, इन दोनों में से जो आपको मुनासिब लगे लिख लें। और इसका जो मैंने समरी लिखी है पैराग्राफ की वो है, द पैराग्राफ डिस्कसेस द रियलिटी एंड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक पेनीज इंक्लूडिंग द 1943 कॉपर पेनीज एंड द 1955 डबल डाई पेनी। ये इसकी समरी बनती है, और इसका जो मेन आइडिया है वो है सर्टेन पेनीज ड्यू टू देयर यूनिक करेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ठीक है। ये है बेटे इसका मेन आइडिया। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पैराग्राफ की जानिब। अब जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, व्हेन वन हेयर द टर्म रियलिटी, ठीक है, अप्लाई टू अ शो, जब कोई शख्स हकीकत को, यानी रियलिटी क्या है, हमारी हकीकत, हकीकत की इस्तिलाह को किसी शो पर लागू करता है, one might expect that the event portrayed occurred naturally or
एट द लीस्ट वर नॉट स्क्रिप्टेड। तो तवक्को की जा सकती है कि पेश किए गए वाक़यात कुदरती तौर पे पेश आएंगे या कम अज़ कम स्क्रिप्टेड यानी लिखे हुए स्क्रिप्ट किए हुए नहीं होंगे। दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। वो कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। मैनी रियलिटी शो अकर इन अनरियल इन्वायरमेंट, कि बहुत से जो रियलिटी शो हैं गैर हकीकी माहौल में होते हैं। लाइक रेंटेड मेंशंस ऑक्यूपाइड बाय फिल्म क्रूज, यानी कि वो कह रहे हैं कि जैसे किराए की हवेलियाँ या बड़े घर को, मेंशन क्या होते हैं हमारे हवेली या बड़े घर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जैसे किराए के की हवेली या बड़े घरों पे फिल्मी अमले का कब्ज़ा, ऑक्यूपाइड कहते हैं कब्ज़ा, ठीक है, बाय फिल्म क्रू, यानी कि जो हमारी फिल्मी अमला होता है। सच लिविंग एनवायरनमेंट डू नॉट रिफ्लेक्टेड व्हाट मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड टू बी रियलिटी। अब इसका क्या मतलब होगा? इस तरह के यानी कि इस तरह के रहने का माहौल ज़्यादातर चीज़ों की अक्कासी नहीं करते जिसे लोग हकीकत समझते हैं, यानी कि जैसे जिसे लोग हकीकत समझते हैं, यानी रियलिटी यानी हकीकत समझते हैं। वर्स there have been accusation that event not captured on film were later restricted यानी कि रोक दिया गया by प्रोड्यूसर्स के ज़रिए। इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा, इससे भी बुरी बात यह है कि जो वाक़यात जो फ़िल्में नहीं कैप्चर किए गए थे, उन्हें भी प्रोड्यूसर्स ने रोक दिया है। Were still some involved. There are some involved in the production of reality television claim that the participants were urged to act out storylines premeditated by producers. इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि इससे भी बदतर बात यह है कि कुछ हकीकी शो या रियलिटी शो में शुरा पर इस बात पर इसरार किया जाता है या इसरार किया गया कि वो प्रोड्यूसर की तरफ से पहले से तयशुदा स्टोरी लाइन पर अमल करें, यानी स्टोरी लाइन्स प्रीमिडिएटेड मतलब कि पहले से जो तयशुदा है, ठीक है, उन स्टोरी लाइन्स के ऊपर वो अमल करे। विद सच एक्यूसेशन फ्लोटिंग अराउंड, it's no wonder many people take reality TV to be about as real as the sitcom. इस तरह के इल्ज़ामात के बावजूद ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बहुत से लोग यानी रियलिटी टीवी को सिटकॉम की तरह हकीकी समझते हैं। सिटकॉम हमारा जो हकीकी शो होता है यानी उस तरह से समझा जाता है। अब उन्होंने इसका भी यही कहा है कि समराइज दिस पैराग्राफ इन वन लाइन, बी स्पेसिफिक एंड क्लियरली एक्सप्लेन द मेन आइडिया। अच्छा, एन अप्रोप्रिएट टाइटल, इसका जो अप्रोप्रिएट टाइटल है वो मैंने लिखा है रियलिटी टीवी वर्सेस रियल लाइफ, ठीक है। ये इसका मैंने टाइटल लिखा है और इसकी जो समरी है और मेन आइडिया है, इसकी समरी मैंने लिखी है, द पैराग्राफ हाईलाइट्स द लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी इन सम रियलिटी शोज़। अच्छा बच्चों, इसकी समरी क्या मैंने लिखी है? इसकी समरी है, द पैराग्राफ हाइलाइट्स द लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी इन सम रियलिटी शोज वेयर स्टेज्ड इवेंट एंड स्क्रिप्टेड स्टोरी लाइन्स अंडरमाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी। अच्छा बच्चों, अंडरमाइन वीकेंड को भी कहते हैं, तो आप यहाँ पे चाहे अंडरमाइन का वर्ड यूज़ कर लें चाहे वीकेंड का वर्ड इस्तेमाल कर लें। अब बच्चों इसका आ जाता है मेन आइडिया। मेन आइडिया जो मैंने लिखा है, रियलिटी टीवी ऑफन टर्न असाइड। टर्न असाइड किसे कहते हैं बेटे? किसी को कहीं जाने से रोकना, ठीक है। चाहे आप टर्न असाइड का वर्ड यूज़ कर लें चाहे आप डेविएट का वर्ड यूज़ कर लें। डेविएट कहते हैं बेटे किसी इस्टेब्लिश पाथ से किसी हटना, मतलब कि कोई चीज़ जो कोई इस्टेब्लिश पाथ होता है या फिर कोई सही रास्ता होता है, जिस रास्ते पे जाना होता है उससे किसी को रोकना, उसको कहते हैं डेविएट। अब हमने जो इसका मेन आइडिया लिखा है, रियलिटी टीवी ऑफन डेविएट फ्रॉम ट्रू रियलिटी, ठीक है, लीडिंग व्यूअर्स टू क्वेश्चन इट्स ऑथेंटिसिटी, ठीक है, जो यानी कि लोगों को उसकी एक ऑथेंटिसिटी या उसकी सच्चाई की तरफ, देखने वालों को उसकी सच्चाई की तरफ एक क्वेश्चनरी बना देता है या फिर उसकी तरफ एक क्वेश्चन छोड़ देता है व्यूअर्स का। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे दोनों पैराग्राफ के मैंने टाइटल भी लिखे हैं। जो फर्स्ट का टाइटल लिखा है द वैल्यू ऑफ रेयर पेनीज, ठीक है। दूसरे का जो टाइटल है द इल्यूजन ऑफ ऑथेंटिसिटी। ये दोनों पैराग्राफ के जो है टाइटल्स हैं, आप रिस्पेक्टिवली उन पैराग्राफ के साथ लिख लीजिएगा।
अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा बच्चों, अब हमने ये वाला पैराग्राफ जो है, सॉरी पैसेज जो है या स्टोरी जो है, इतना इसको रीड करना है और उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके देने हैं। अब उन्होंने कहा है कि ग्रेटल्यूड वॉज जस्ट एन एवरेज किड विद एन एवरेज लाइफ, कि गेटरूड जो है सिर्फ एक आम बच्ची थी जिसकी ज़िंदगी भी आम या मुतवस्सित थी। शी लिव्ड इन एन average size house in an average neighborhood in a totally typical town। इसका मतलब क्या बनेगा कि वो एक मुतवस्सित साइज के घर में एक आम से मोहल्ले में एक बिल्कुल मामूली से कस्बे में रहती थी। एट होम शी हेल्प आउट जस्ट इनफ टू स्लाइड बाय। इसका मतलब क्या बनेगा कि वो घर पर वो काम करती थी लेकिन बस इतना कि वो थोड़ा वक्त किसी तरह से आगे बढ़ जाए, थोड़ा वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। एट स्कूल शी डिड जस्ट इनफ होमवर्क टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। ठीक है, स्कूल में वो इतना काम करती थी, लेकिन यानी कि स्कूल में वो काम करती थी लेकिन सिर्फ इतना कि मुश्किलात से दूर रहे। शी हैड स्ट्रेट सी इन ऑल ऑफ हर क्लासेस। इसकी तमाम क्लासेस में सी ग्रेड या सी दर्जे थे। वन डे ग्रेटल्यूड टीचर मिस्टर, यानी अब ये MR मिस्टर भी होता है, मिस्टर और मिस्टर उसका नाम भी बन गया, कि एक दिन ग्रेटल्यूड के जो उस्ताद थे मिस्टर स्टॉप्ड हर आफ्टर क्लास। उसे क्लास के बाद उन्होंने रोका। ग्रेटल्यूड ही सेड, उन्होंने यानी कि कहा कि ग्रेटल्यूड आई नो यू दैट यू कैन डू बेटर, मुझे पता है कि तुम इससे बेहतर कर सकती हो। आई हैव सीन द वर्क यू डू इन द क्लासेस, ये मैंने देखा है कि तुम क्लास में जो काम करती हो। आई हैव सीन द वर्क यू डू इन क्लास, मैंने वो काम देखा है जो तुम क्लास में करती हो। एंड सम ऑफ इट इज़ अमेजिंग, कुछ उसमें से बहुत बाकी, बल्कि बहुत क्या वाकई ही शानदार होता है। वे बेटर देन सी वर्क, यानी सी ग्रेड काम से या फिर सी काम से बेहतर होता है। ग्रेटल्यूड न्यू दैट दे वर मोमेंट व्हेन शी डिड ट्राई अ लिटिल हार्डर दैन व्हाट एवरीवन एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या बनेगा कि ग्रेटल्यूड को ये मालूम था कि ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इसने हर किसी की तवक्को या उम्मीद से कुछ ज़्यादा कोशिश की होती है। Like when she put extra elbow grease into some of the dishes to make them really sparkle, or when she took extra time with her handwriting on a few problems of her homework to make it look fancy। कि जब यानी कि वो आगे मिसाल दे रहे हैं कि जैसे कि जब उसने कुछ बर्तनों में इजाफी एल्बो ग्रीस, अब यह एल्बो ग्रीस में भी कोई नाम भी हो सकता है, बहरहाल एल्बो ग्रीस उन्होंने कहा तो हम एल्बो ग्रीस ही कह देंगे। जैसे कि जब उसने कुछ बर्तनों में इजाफी एल्बो ग्रीस डाली ताकि वो चमकदार हो जाए, या जब इसने अपने होमवर्क के चंद मसाइल पर अपनी हैंडराइटिंग के साथ इजाफी वक्त निकाला ताकि उसे खूबसूरत या फैंसी बना सके। बट शी जस्ट डिडेंट हैव कॉन्फिडेंस इन हर, लेकिन उसे खुद पर एतमाद नहीं था। शी डिडेंट रियली बिलीव दैट शी कुड चेंज, यानी उसे वाकई यकीन नहीं था कि वो बदल सकती है। इनफैक्ट हकीकत में या दर हकीकत शी वॉज स्केयर्ड बाय द थॉट ऑफ हैविंग पावर टू बिकम वट एवर शी वॉन्टेड। इसका क्या मतलब बनेगा कि दर हकीकत वो ये सोचकर खौफजदा हो गई थी कि वो जो चाहे बन सकती है। यानी कि हम लोगों के अंदर भी कई दफ़ा ये होता है ना, ये खौफ, ये कहानी इंतहाई खूबसूरत मुझे लगी है, क्योंकि आप ये देखें कि इसके अंदर वही चीज़ें जो हमारे बच्चे आमतौर पर ये चीज़ समझ रहे होते हैं कि इतना हम तो भाई बस बैक बेंचर्स हैं, हम तो तब्दील हो ही नहीं सकते, या फिर हम तो फर्स्ट ग्रेड लाने वाले बच्चों के अंदर हो ही नहीं सकते, उनके लिए एक रोल मॉडल कहानी है। अब उन्होंने क्या वर्ड कहे हैं कि शी हैड जस्ट, देखो, इनफैक्ट शी वॉज स्केयर्ड बाय द थॉट ऑफ हैविंग द पावर टू बिकम वट एवर शी वॉन्टेड, कि दर हकीकत वो ये सोचकर खौफजदा हो गई थी कि वो जो चाहे बन सकती है। शी स्टॉप लिसनिंग टू मिस्टर, तो उसने मिस्टर को सुनना बंद कर दिया, बट हाफ वे दो एंड जस्ट नोडेड हर हेड अंटिल ही स्टॉप। इसका मतलब बनेगा कि उसने मिस्टर की बात सुनना तकरीबन आधे रास्ते में, या तकरीबन आधे रास्ते में ही रोक दिया, और सिर्फ उस वक्त तक सर हिला दिया जब तक वो खामोश ना हो गए।
देन शी वॉकड आउट एट एन एवरेज पेस, फिर वो एक औसत या फिर एवरेज, एवरेज कहते हैं औसत को, ठीक है, फिर वो एक औसत रफ्तार से बाहर चली गई। दैट नाइट दैट नाइट उस रात ग्रेट्यूड हैड अ ड्रीम, ग्रेट्यूड ने एक ख्वाब देखा। It was 10 years into the future and she was still living with her mom in her average neighborhood. इसे इसके मुस्तकबिल में 10 साल गुजर चुके थे और वो अब भी अपनी माँ के साथ अपने औसत मोहल्ले में रह रही थी। शी कुड नॉट फाइंड एन एवरेज जॉब, और यानी कि इसे औसत नौकरी नहीं मिल सकी थी, या औसत दर्जे की या एवरेज दर्जे की जो नौकरी है वो नहीं मिल सकी थी, बिकॉज इवन द एवरेज जॉब वर फिल्ड बाय above average workers because even the average job were filled by above average workers, क्योंकि यहाँ तक के औसत मुलाजमतें भी औसत से ऊपर के कारकुनों से भर गई थीं। People who did more than what was expected of them, वो लोग जिन्होंने इसकी यानी कि जिन्होंने इनसे तवक्को से ज़्यादा काम किया था। ग्रेट्यूड लव्ड हर मॉम, ग्रेट्यूड अपनी माँ से मोहब्बत करती थी या फिर अपनी माँ से प्यार करती थी। बट शी वॉन्टेड मोर फॉर हर सेल्फ, लेकिन वो अपने लिए मज़ीद चाहती थी। ही वॉन्टेड हर ओन प्लेस, हर ओन लाइफ, ठीक है, वो अपनी प्लेस चाहती थी, वो अपनी खुद की प्लेस चाहती थी और अपनी ज़िंदगी चाहती थी। अ वॉइस स्पोक इन द ड्रीम, एक आवाज़ जो है उसे ख्वाब के अंदर आती है। द प्रेजेंट इज़ नथिंग मोर देन द आउटकम ऑफ द चॉइसेस मेड इन द पास्ट। अब उसे ख्वाब में क्या आवाज़ आई कि मौजूदा माजी में किए गए इंतखाब के नताइज से ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि जो कुछ उसने माजी में किया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ग्रेट्यूड बिगेन क्राइंग एवरेज साइज टीयर्स। इसका क्या मतलब होगा कि ग्रेट्यूड जो है वो औसत या दरमियानी साइज़ के आंसुओं से रोने लगी, बिकॉज शी न्यू दैट शी हैड शेप द वर्ल्ड इन विच शी लिव्ड एंड द चॉइसेस शी मेड प्रोड्यूस द ऑप्शंस शी हैड। उसने यानी कि क्योंकि वो जानती थी कि इसने इस दुनिया को तश्कील देने में मदद की है जिसमें वो रहती थी, और जो इंतखाब उसने किया था उसकी वजह से मौजूदा इख्तियारात या फिर जो मौजूदा चॉइसेस हैं या फिर ऑप्शंस हैं वो पैदा हुए। शी वोक अप विद हर पिलोवेट, वो अपने गीले तकिया यानी कि अपना तकिया गीला करके उठी या फिर रोते हुए उठी। ग्रेट्यूड वॉज रिलीव्ड टू बी बैक इन मिडल स्कूल, ग्रेट्यूड को मिडल स्कूल में वापस आने पर रिलीफ महसूस हुआ या फिर राहत महसूस हुई। शी टुक अ लिटिल मोर केयर इन गेटिंग हरसेल्फ रेडी दैट मॉर्निंग, उसने उस सुबह खुद को तैयार करने में कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा। एंड शी लुक बेटर देन नॉर्मल, और वो मामूल से ज़्यादा बेहतर लग रही थी। शी ट्राइड हार्डर इन स्कूल, उसने स्कूल में ज़्यादा मेहनत की। एंड शी फेल्ट स्मार्टर देन यूजुअल, और वो मामूल से ज़्यादा होशियार महसूस हो रही थी। शी हेल्प मोर अराउंड द हाउस, उसने घर के इर्द गिर्द ज़्यादा मदद की। एंड शी फेल्ट बेटर देन टिपिकल, और वो मामूल से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। सोन द पैटर्न ऑफ सक्सेस रिप्लेस्ड द पैटर्न ऑफ मीडियोक्रिटी, यानी इसका मतलब क्या बनेगा कि जल्द ही कामयाबी के पैटर्न ने एतदाल पसंदी के पैटर्न की जगह ले ली। एंड ग्रेट्यूड बिकेम ग्रेट एट एवरीथिंग, और जो ग्रेट्यूड थी वो हर चीज़ में बेहतरीन बन गई। Sure, there will still lot of things that gratitude struggle with, यानी यकीनी तौर पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके साथ ग्रेट्यूड जो है वो कोशिश कर रही थी या जद्दोजहद कर रही थी या स्ट्रगल कर रही थी। बट जस्ट ट्राइंग हर बेस्ट मेड हर फील बेटर व्हेन शी डिडंट सक्सीड। उस यानी लेकिन सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करने की वजह से उसने बेहतर महसूस किया। बट जस्ट ट्राइंग हर बेस्ट मेड हर फील बेटर व्हेन शी डिडंट सक्सीड, यानी उसने कि सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करने की वजह से उसने बेहतर महसूस किया जब वो कामयाब ना हुई। And gratitude even became great at feeling
बट लर्निंग फ्रॉम हर मिस्टेक्स, यहाँ तक कि वो अपनी गलतियों से सीख कर अपनी नाकामियों में भी बेहतर हो गई। 10 years later, 10 साल के बाद, Gertrude lived in an average size house in an average neighborhood in a totally typical town. यानी 10 साल बाद ग्रेट्यूड एक बिल्कुल आम कस्बे में मुतवस्सित या फिर एवरेज मोहल्ले में एक दरमियाने साइज के घर में रहती थी। शी वॉज जस्ट द एवरेज अडल्ट, वो एक मुतवस्सित अडल्ट थी या फिर जवान थी, यानी कि वो एक मुतवस्सित बड़ी या अडल्ट थी। वर्किंग मच हार्डर देन एवरेज टू अर्न एन एवरेज लिविंग, कहेगा कि वो दरमियानी या मुतवस्सित रोज़ी कमाने के लिए औसत से ज़्यादा मेहनत कर रही थी। बट हर हैप्पीनेस वॉज अबव एवरेज, लेकिन उसकी जो खुशी थी वो औसत से ज़्यादा थी। बिकॉज हर लाइफ वॉज हर, यानी क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसकी अपनी थी, यानी कि उसकी ज़िंदगी उसकी थी। शी स्टिल विजिटेड विद हर मॉम क्वाइट अ बिट, यानी कि वो अब भी अपनी माँ के साथ काफ़ी दूर जाती थी। बट व्हेन शी वाज डन, लेकिन जब उसका काम मुकम्मल हो जाता था, शी वाज हैप्पी टू गो हर ओन हाउस, जब उसका काम हो जाता था तो वो खुश होकर अपने ज़ाती घर में जाने में खुशी महसूस करती थी। ग्रेट्यूड वॉज लिविंग द ग्रेट लाइफ, ग्रेट्यूड जो है एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी। तो बच्चों, ये थी हमारी ग्रेट्यूड की स्टोरी, और इसके साथ उन्होंने हमें कहा है कि हमने इन सवालों के जवाब देने हैं। अच्छा, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन उन्होंने हमें कहा है कि उन्होंने कहा है कि ऑथर का पर्पस क्या है, और ऑथर का मकसद, यानी कि ऑथर्स पर्पस का मतलब क्या बना, मुसन्निफ का मकसद, उसका एंटरटेन करना मकसद है, इन्फॉर्म करना मकसद है, या परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है बेटे? परसुएड का मतलब होता है कायल करना या उकसाना या फिर किसी की तरफ यानी कि रग़बत दिलाना। तो ज़ाहिर बात है कि हमारी जो स्टोरी है ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रही है या फिर हमें इन्फॉर्म कर रही है, और वैसे भी ये एक इन्फॉर्मल स्टोरी है, तो हमारा क्या है? इन्फॉर्म, इसको टिक करेंगे हम। अब दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा है कि जेनर, जेनर क्या होती है कि हमारी किस किस्म की है या किस नौइयत की ये हमारी स्टोरी है। जेनर का मतलब होता है हमारी किस किस्म की है या जो स्टोरी है उसकी नौइयत क्या है। वो फ़िक्शनरी स्टोरी है, नॉन फ़िक्शन, यानी कि ये देखें नीचे उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई हैं। नॉन फ़िक्शन है, फ़िक्शन है, या फ़ोक स्टोरी है। अब बच्चों ये याद रखिएगा फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन क्या होती है। देखो, फ़िक्शन स्टोरी जिसमें ऑथर खुद अपनी स्टोरी इन्वेंट करता है और सब कुछ हमारे ख़याली कैरेक्टर से बना हुआ होता है। और जो नॉन फ़िक्शन होता है वो रियल मतलब के लोगों के ऊपर बेस होती है स्टोरी, और वो एक रियल स्टोरी होती है। और ये वाली जो कहानी है ना, ये हमारी फ़िक्शन स्टोरी है। इसके अंदर सब कुछ ख़याली है, ये सच्ची-मुच्ची की कहानी नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे फ़िक्शन। और फिर उसके बाद सब जेनर का मतलब क्या होता है? हमारी ज़ेली नोयत, यानी कि जो अब ये फ़िक्शन है, फ़िक्शन के बाद इसकी जो सब टाइप्स बन रही हैं, उसको कहा जाता है सब जेनर, ठीक है? सब का मतलब होता है ज़ेली, जेनर नोयत, ठीक है? इसकी ज़ेली नोयत क्या है? ये अब उन्होंने नीचे एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई हैं, ठीक है? ये ऑटोबायोग्राफ़ी है, साइंस फ़िक्शन है, फ़ेबल कहते हैं बेटे अफ़साने को, ठीक है? या फिर इंफॉर्मेशनल राइटिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कि इसके अलावा क्या चीज़ होती है? ये हमारी इंस्पायरेशनल फ़िक्शन है। क्यों इंस्पायरेशन? के हम इससे मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं, तो इसे मोटिवेशनल फ़िक्शन कह रहे हैं या फिर इंस्पायरेशनल फ़िक्शन कह लें। ये इसकी ज़ेली नोयत या सब जेनर है। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट। अब उन्होंने क्या है, नरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी बताने वाले का नुक्ता नज़र क्या है। अब इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव है, या थर्ड पर्सन लिमिटेड है, या फिर थर्ड पर्सन ओमनीसेंट है, ठीक है? अब ये, अच्छा बच्चों, इसको मैं आपको पहले मैं समझा दूँ कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या चीज़ें होती हैं। देखो बेटे, जब देखो हमारे पास ज़रूरी तो नहीं है कि यही वाली स्टोरी दे, ठीक है? हो सकता है कि कोई और स्टोरी दें। आपको ये पता होना चाहिए कि इतना किस किस्म की जो है इतना हमारी स्टोरीज़ आ सकती हैं, ठीक है? उसकी नौइयत क्या है? जैसे हमारे पहले होता था कि रिसाले आते थे या फिर हमारी स्टोरीज़ होती थी, तो हम कहते थे बड़ी बड़ी एडवेंचरस किस्म की स्टोरी है, या फिर
यानी नोयत हम निकालते थे कि ये फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, या फिर फोक फोक लोर क्या होता है हमारे, यानी कि लोक दास्तान जो होती है या फिर इलाकाई दास्तानें जो होती हैं उसके ऊपर मबनी होती है, यानी कि किस साइड के ऊपर मबनी है या किस किस्म के ऊपर मबनी है, ये होगा हमारा जेनर। और किस उसकी यानी कि सब जेनर के उसकी आगे ज़ेली नोयत क्या है, ये होगा हमारा सब जेनर। और फिर उसके बाद आ जाता है नरेटर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अंदर फर्स्ट पर्सन इसमें नरेटर आई या वी, ठीक है, वाले प्रोनाउन यूज़ करता है, या तो आई यूज़ करेगा या वी यूज़ करेगा। अगर आई वी यूज़ करके स्टोरी आपको नज़र आ रही है तो ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जैसे आई वॉक डाउन द डिमली लाइट स्ट्रीट, ठीक है, या फिर वी हैड बीन वॉन्डरिंग इन लोनली स्ट्रीट, ठीक है। ये चीज़ें आई और वी का इस्तेमाल जो है वो फर्स्ट पर्सन के ऊपर होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बेटे क्या होता है, इसमें जो नरेटर है ना वो रीडर को डायरेक्ट एड्रेस करता है, यानी इसमें यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करके स्टोरी लिखता है। या ये तो इंस्ट्रक्शनल राइटिंग या फिर चूज़ योर ओन एडवेंचर्स जो जैसी राइटिंग जो होती है ना उसके अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यू ओपन द मिस्टीरियस लेटर एंड रीड इट्स कंटेंट, ये इस किस्म के, यानी जब तुम के लफ्ज़ के हिसाब से स्टोरी लिखी जाएगी तो वो होगा हमारा सेकंड पर्सन। अब आ जाता है थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव। अब ये जो थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसमें बेटे जो नरेटर है वो स्टोरी का पार्ट नहीं होता, वो अपने ख़यालात स्टोरी में नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसा शख्स बन के स्टोरी बनाता है जो बाहर खड़े होकर सब देख रहा हो और ख़ुद स्टोरी का हिस्सा ना हो। जैसे ही एंटर्ड द रूम, ग्लेंस्ड अराउंड ग्लेंस्ड अराउंड, या फिर एंड पिक्ड अप द बुक, या कुछ इस तरह की चीज़ के जिसके अंदर आपको मतलब कि ये कि वो स्टोरी का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रूह है या फिर कोई टीवी के ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है, इतना हम लोग जो है टीवी की कोई स्टोरी जो है वो बता रहे हैं। यानी जो नरेटर है वो इसके अंदर थर्ड ऑब्जेक्टिव के अंदर स्टोरी का पार्ट नहीं होता। अब आ जाता है थर्ड पर्सन लिमिटेड, ठीक है। थर्ड पर्सन लिमिटेड इसमें बेटे जो नरेटर है वो स्टोरी के किसी एक करेक्टर की थॉट या फीलिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन फिर भी ही शी दे जैसे प्रोनाउन को ही यूज़ करता है, यानी रहेगा वही थर्ड पर्सन वाला काम। यानी जिस तरह से ये थर्ड पर्सन का मैंने आपको बताया था कि इसमें भी किसी एक करेक्टर को ही डीपली रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ही वॉन्डर्ड इफ़ ही वुड एवर रिटर्न, यानी वो सोच रहा था कि क्या वो कभी वापस भी आएगा। इस तरह के जो जुमले होते हैं ना जिसके अंदर उसकी थॉट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है, या फिर उसकी जो फीलिंग्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन लिमिटेड। बेटे इसके बाद आ जाता है थर्ड पर्सन ओमनीसेंट। अब ये जो थर्ड पर्सन ओमनीसेंट है ना बेटे, ये क्या है कि इसमें जो नरेटर है वो हर करेक्टर की थॉट फीलिंग उनकी मोटिवेशंस, हत्ता कि इसमें करेक्टर हर एक की फीलिंग हर एक के साथ शेयर कर दे। अच्छा बेटे ये जो थर्ड ये थर्ड पर्सन ओमनीसेंट है ना बेटे, इसमें नरेटर हर करेक्टर की जो थॉट्स हैं उनकी फीलिंग है मोटिवेशन, हत्ता कि इसके इसमें जो करेक्टर है हर एक की फीलिंग हर एक के साथ ही शेयर कर देते हैं। जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि उन्होंने नहीं सोचा था कि तकदीर का और ही फैसला होगा, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि दे डिडंट थॉट दैट फेट हैड अदर प्लान। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि हर एक की सोच हर एक के साथ हम लोगों का शेयर कर देना, वो कहलाता है थर्ड पर्सन ओमनीसेंट। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये थर्ड पर्सन वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं। अब बच्चों नेक्स्ट जो उन लोगों ने कहा है ना वो कहा है कि समराइज द टेक्स्ट। अब ये वाला जो सारा टेक्स्ट है ना, यानी कि ये ग्रेटिट्यूड वाली जो स्टोरी है, इस ग्रेटिट्यूड की स्टोरी को हमने समराइज करना है। उन्होंने कहा है 5 की इवेंट्स फ्रॉम द बिगनिंग मिडल एंड एंड, ठीक है। 5 की इवेंट्स बताने हैं, यानी कि बिगनिंग मिडल और एंड के अंदर। अब बिगनिंग के अंदर क्या है, ग्रेटिट्यूड इज एन एवरेज किड विथ मीडियोकर हैबिट्स,
ठीक है, ये पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, अलबत्ता मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, आप मैं बोल रही हूँ, आप लोग साथ-साथ लिख लें। इसकी बिगनिंग क्या है? ग्रेटिट्यूड इज़ एन एवरेज किड विद मीडियोकर हैबिट्स, ठीक है? फिर इसका मिडल आ जाता है, हर टीचर encourages, ENCOURAGES, ठीक है? हर टीचर encourages her to do better and she dream of a future where she can change her life. ठीक है बच्चों, ये इसका मिडल होगा और इसका एंड क्या होगा? ग्रेटिट्यूड वर्क हार्ड, बिकम सक्सेसफुल एंड फाइंड हैप्पीनेस इन हर ओन लाइफ। अब जो बच्चों, सारी बात है कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि बुक है, बुक के ऊपर मैं पेन से मैं लिखना नहीं चाह रही थी, पेंसिल से लिखा है। अब जो मैं बोल रही हूँ आप उसके साथ वर्डिंग्स आप यहाँ पे उतार सकते हैं। अब इसका एंड क्या हुआ? ग्रेटिट्यूड वर्क हार्ड, बिकम सक्सेसफुल एंड फाइंड हैप्पीनेस इन हर ओन लाइफ। तो बच्चों ये इसकी बिगनिंग, मिडल और एंड था। अब इसके एक्सपोजिशन आ जाती है। सेटिंग क्या है? एन एवरेज नेबरहुड इन अ टिपिकल टाउन, ये इसकी सेटिंग आ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या आया इसमें? Gratitude struggle with mediocrity and lack of confidence in her ability to change her life. ये इसका कॉन्फ्लिक्ट है जो इस पूरी कहानी के अंदर आया है। अब उन्होंने कहा है कि रेजिंग एक्शन लिस्ट सम इवेंट दैट अकर बिफोर द क्लाइमैक्स, ठीक है? पहला क्या है एक्शन क्लाइमैक्स से पहले हुआ? ग्रेटिट्यूड टीचर सॉरी अच्छा, क्लाइमैक्स से पहले जो इवेंट है वो क्या था कि ग्रेटिट्यूड की जो टीचर थे मिस्टर मिस्टर इनकरेजेस हर टू डू बेटर इन स्कूल, ठीक है? उनके जो टीचर थे मिस्टर मिस्टर, उन्होंने इनकरेज किया था उसको कि स्कूल में वो बेहतर काम करे। और दूसरा क्या है? ग्रेटिट्यूड ड्रीम्स ऑफ अ फ्यूचर वेयर शी कैन चेंज हर लाइफ, ठीक है? ये दूसरा उसका क्लाइमेक्स से पहले जो इवेंट था। और तीसरी चीज़ जो वो चाहती थी कि शी बिगिन ट्राइंग हार्डर एंड इम्प्रूविंग हर हैबिट्स, ठीक है? ये तीन इसके इवेंट्स हैं या फिर जो क्लाइमेक्स से पहले तीन बातें जो चली। तो बेटे ये थे क्लाइमेक्स से पहले तीन राइजिंग एक्शंस और इसके बाद हमारा क्लाइमेक्स आ जाता है। क्लाइमेक्स क्या है? द टर्निंग पॉइंट अकर्स व्हेन ग्रेटिट्यूड डिसाइड्स टू वर्क हार्डर एंड चेंज हर माइंडसेट, ठीक है? ये इसका क्लाइमेक्स बनेगा। और फिर उसके बाद फॉलोइंग एक्शन लिस्ट सम इवेंट दैट अकर आफ्टर द क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स के बाद क्या हुआ? ग्रेटिट्यूड बिकम सक्सेसफुल एंड ग्रेट एट एवरीथिंग, ठीक है? ग्रेटिट्यूड वो सक्सेसफुल हो गई और तमाम चीज़ों में वो अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, ठीक है? शी लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स एंड एम्ब्रेस फेलियर एज पार्ट ऑफ ग्रोथ। और ये दूसरी चीज़ थी जो इवेंट के बाद, उसके क्लाइमेक्स के बाद जो है इतना उसे हासिल हुई थी, यानी कि उसका जो एंड रिजल्ट था ये। और फिर उसका रेजोल्यूशन क्या निकला है कि ग्रेटिट्यूड लिव अ हैप्पी लाइफ हैविंग ओवरकम मीडियोक्रिटी एंड फाउंड हर ओन पाथ। ये इसका रेजोल्यूशन निकला है, ठीक है? और ये साथ साथ उन्होंने रेजोल्यूशन का भी लिखा है व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व। ये बेटे वही वाली चीज़ें हैं जो जिस तरह से हम लोग समरी बनाते हैं तो वो मेन पॉइंट्स हम निकालते हैं, इसी तरह से मैंने ये चीज़ें निकाल ली हैं। इसके बाद आ जाती है वोकेबलरी एंड ग्रामर। वोकेबलरी ग्रामर इसके अंदर पहले के अंदर आएगा असर्टिव, सेकंड के अंदर आएगा अ मोर इकोनॉमिकल, थर्ड के अंदर आएगा अंडर प्रिविलेज्ड होता है हमारा पसमानदा, और फोर्थ के अंदर आएगा स्टिंगी, स्टिंगी होता है कंजूस, ठीक है? फिफ्थ है हमारा बोनी, बोनी जो है वो नेगेटिव मीनिंग के अंदर अंडरवेट को कहते हैं, ठीक है? सिक्स के अंदर आएगा डिफ़िकल्ट, सेवन्थ के अंदर आएगा वेल टू डू, एट्थ के अंदर आएगा ओवरवेट, नाइन्थ के अंदर आएगा विड्रॉन, और विड्रॉन कहते हैं वापस लेने को, और टेंथ के अंदर आएगा फायर्ड, ठीक है? और इसके अंदर जो हमारे ईडियम है इसके मीनिंग जो है वो क्या है? रिवील अ सीक्रेट। ये पहला मैं आपको इधर सिर्फ नंबरिंग बता देती हूँ बच्चों, ये आप खुद देख लीजिएगा, आप नंबरिंग नोट कर लें। पहले आएगा थ्री, फिर आएगा फाइव, फिर होगा टू, फिर होगा वन,
फिर है 4, फिर है 8, फिर है 6 और फिर है 7। बच्चों मेरे ये पहली वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसको समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है। आप ये तमाम इडियम्स खुद मैच कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद हमारी राइटिंग आ जाती है। राइटिंग के अंदर उन्होंने कहा है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है वो ये है, benefit of extracurricular activity. Participating in extracurricular activity has several advantages for students. The activities go beyond regular classes and textbook, allowing students to learn new skills, manage their time effectively, interact with peers, stay physically active, and even enhance their resumes. Resumes कहते हैं बेटे तजुर्बे को। Whether it's joining a sport team, playing a musical instrument, or being part of a club, extracurricular contribute to personal growth and character development. ठीक है बच्चों, ये मैंने मतलब कि इसका एक्स्ट्रा करिकुलर बेनिफिट का पैराग्राफ लिखा है। अगर इसके अंदर कोई वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है तो बेटे आप मिसाल के तौर पे, अव्वल तो इसके अंदर मुझे तो कुछ नहीं लग रहा क्योंकि लिखा ही मैंने खुद है, तो ज़ाहिर बात है मुझे क्या महसूस होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल रिज्यूम इसका वर्ड है, जिस तरह से ये इसका मतलब होता है तजुर्बे। अब ये रिज्यूम का वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है तो आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे जाके साइनोनियम ऑफ रिज्यूमेस लिखें। अब वहाँ पे जो साइनोनियम्स निकलेंगे उसमें जो लफ्ज़ आपको आसान लगता है ना, रिज्यूमेस की जगह ना आप वो वर्ड लिख लें। तो ये था आसान तरीका जो मैंने आपको बताया है। अलबत्ता ये था पैराग्राफ बेनिफिट ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे। अब नेक्स्ट आ जाता है राइट द बुक रिव्यू रिपोर्ट ऑन चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोल्ड डहल। अच्छा बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत सारी बातों की तरफ इंडिकेट करता है। देखें बच्चों, आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का यानी जो नावल है वो नहीं पढ़ा हुआ होगा। ये बहुत खूबसूरत नावल है और सिटी स्कूल के अंदर तो बहरहाल बड़े स्कूल्स के अंदर जिस तरह से बिकन हाउस हो गया और सिटी स्कूल हो गया, और इसके अंदर तो बाकायदा तौर पे इसका नावल पढ़ाया भी जाता है। रोल्ड डहल बहुत अच्छे राइटर है और इनकी ये वाली जो बुक है ना, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसके ऊपर बेटे एक मूवी भी बनी हुई है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, वो भी आप देख सकते हैं। इसका मैंने जो रिव्यू है वो लिखा है, इसका मैंने लिखा है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री इज़ अ डिलाइटफुल चिल्ड्रन where young Charlie Bucket wins a golden ticket to visit Willy Wonka's magical chocolate factory। ठीक है, द स्टोरी इज फिल्ड विद विम्सी। विम्सी क्या होता है बेटे? विम्सी होता है कि अनप्रिडिक्टेबल, प्लेफुल, स्ट्रेंज या फिर यूनिक करेक्टर को जो है इतना विम्सी कहा जाता है। और एसेंट्रिक जो होता है, एक्सेंट्रिक होता है बेटे अनकॉमन या स्ट्रेंज। इसकी जगह अगर आपको विम से एक्सेंट्रिक का वर्ड यूज़ नहीं करना तो आप इसकी जगह यूँ भी लिख सकते हैं, द स्टोरी इज़ फिल्ड विद अनप्रिडिक्टेबल, स्ट्रेंज, प्लेफुल एंड यूनिक करेक्टर्स। ठीक है, इसकी जगह विम से एक्सेंट्रिक के वर्ड को काट के ये वर्ड इस्तेमाल कर लें। एंड इम्पॉर्टेंट मॉरल लेसन, अ टाइमलेस क्लासिक दैट अपील ऑल एजेस। अब टाइमलेस क्लासिक क्या होता है बेटे? जो टाइम के साथ तब्दील ना हो ना, उसको कहते हैं टाइमलेस क्लासिक। यहाँ पे मैंने टाइमलेस क्लासिक का वर्ड यूज़ किया है ताकि, क्योंकि ये वाकई बहुत खूबसूरत नावल है और आप बेटे इसको पढ़िएगा। और इस चीज़ से मुझे काफ़ी ये चीज़ भी जहन में आ रही है कि हम लोगों को अभी इन लोगों ने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री पढ़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये कि इसको इन्होंने यहाँ पर कोट किया है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे नॉवेल्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे जिसका हवाला आपको आगे देना पड़ सकता है। तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है। बहरहाल चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का ये था। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की जानिब। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो ये इतना थर्ड क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर हमें अर्थ की ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। क्लाइमेट मैंने अभी नहीं लिखी है बच्चों, ये मैं आपको बाद में दे दूँगी, आई एम सॉरी इसके लिए। और अब हम बगैर वक्त ज़ाया किए प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस वगैरह एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। समझने वाला काम हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं प्री रीडिंग क्वेश्चन।
ठीक है। प्री रीडिंग क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें सबसे पहले क्या कहा है कि लुक एट द टाइटल ऑफ द यूनिट एंड प्रिडिक्ट अबाउट द कंटेंट ऑफ द लेसन। ठीक है, इसके जो आंसर मैंने लिखा है वो ये है, द लेसन लाइकली एक्सप्लोर एंड इंस्पायरिंग अचीवमेंट और ओवरकमिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रुकलिन ब्रिज। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ कैन वी लिव पीसफुली इन द सोसाइटी, इसका जो आंसर लिखा है ये मैंने पॉइंट्स के अंदर लिखा है, टू लिव पीसफुली इन सोसाइटी। अच्छा बच्चों, बहुत से सारे बच्चे मुझे मतलब कि एक बहुत सारों ने तो नहीं, एक दो ने मुझे कहा था कि आप इसी के ऊपर मुझे जो है इतना हम लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स के निशान लगवा दिया करें। देखिए बच्चों, सीधी सी बात है कि देखें, वाइल रीडिंग क्वेश्चन के तो मैं आंसर लगवा सकती हूँ, ठीक है, वहीं पे मैं आपको कह दूँ कि इतना जी आप यहाँ से यहाँ तक कर लें, लेकिन बेटे उसके अंदर अब आप छोटी क्लासेस के अंदर तो है नहीं कि जिसके अंदर आपको ये कहा जाए कि जी यहाँ से इस लाइन का इस लाइन से इस लाइन तक जवाब है और आपको सेम टू सेम वही वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़े। अब बच्चों जो क्राइटेरिया है वो तब्दील हो चुका है। अब आपको जो लाइन के जो जवाब होते हैं ना, सेम टू सेम वो लिखेंगे ना, आपके मार्क्स कटेंगे। आपको उन वर्डिंग्स को इस्तेमाल करके जो लाइन के अंदर है अपने जो है इतना आंसर बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा कि अगर मैं आपको बुक के ऊपर निशान करवा लगवा दूँगी, लगवा तो दूँगी मैं आपको कि कहाँ से मैं निकालती हूँ आंसर्स, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आप कहेंगे कि इतना हमारे मार्क्स पूरे नहीं आए। उसके पीछे मेन रीज़न ही यही है कि उसकी आपको यानी कि वर्डिंग्स डिफरेंट करके लिखनी थी, जो आपने नहीं लिखी। बहरहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, टू लिव पीसफुली इन सोसाइटी वी कैन ट्रीट अदर विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कामली एंड कम्युनिकेट ओपनली। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। और फोर्थ क्या है, फॉलो लॉज एंड रूल्स। फिफ्थ क्या है, वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गोल्स। ठीक है, ये था हमारा प्री रीडिंग क्वेश्चन के आंसर्स। अब आ जाते हैं हम अपने वाइल रीडिंग क्वेश्चंस की जाने। वाइल रीडिंग क्या, जो फर्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्रुकलिन ब्रिज। द ब्रुकलिन ब्रिज इज एन ओल्ड सस्पेंशन ब्रिज इन द यूनाइटेड स्टेट। It connects Manhattan and Brooklyn over the East River. It's iconic and was the longest suspension bridge when it opened. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर था। फिर सेकंड जो आंसर है, यानी व्हाट डू यू नो ब्रुकलिन ब्रिज, ये बच्चों में आपको मैं बता दूं, ये है क्वेश्चन, ये फर्स्ट बनता है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्रुकलिन ब्रिज। इसका आंसर ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब जो है सेकंड क्वेश्चन ये है, डू यू एग्री विद द मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, इफ यस देन वाई। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो ये है, यस द स्टोरी ऑफ ब्रुकलिन ब्रिज शोज दिस। Inspired challenges, John Roebling and his son Washington persisted का मतलब क्या होगा, carried their journey on। चाहे आप persisted वर्ड कह लें या इसकी जगह आप carried their journey on कह लें या फिर didn't give up, ये तीन लफ्ज़ या ये कर लें या ये कर लें या ये कर लें। ठीक है, इन तीनों में से जो भी वर्ड आपको मुनासिब लगे आप लिख लें, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका आंसर है, जॉन रॉबलिंग ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग अ ब्रिज। ही बिलीव्ड इट कुड कनेक्ट न्यूयॉर्क एंड लॉन्ग आइलैंड। ठीक है, हिज मोटिवेशन वाज टू क्रिएट समथिंग स्पेक्टिकुलर। ठीक है, स्पेक्टिकुलर कर लें, ये अगर ये वर्ड नहीं करना, आई कैचिंग कर लें, ये यानी कि आई कैचिंग एंड अमेजिंग। ठीक है, ऑल्सो यूजफुल, ये इसके अंदर जो भी आपको मुनासिब लगे, चाहे स्पेक्टिकुलर कर लें, आई कैचिंग एंड अमेजिंग कर लें, इन दोनों में से जो आपको मुनासिब लगे वो कर लें और उसके बाद आगे लिख लें ऑल्सो यूजफुल। ठीक है, यह आपका थर्ड का आंसर हो गया। और फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट वाशिंगटन डेवलप। ठीक है, वो कौन सा मोड था जिसके थ्रू जो है वाशिंगटन ने अपनी बातचीत स्टार्ट की थी। देखिए, वाशिंगटन रॉबलिंग वॉज पैरालाइज्ड एंड कुडंट स्पीक। ही टैप्ड इंस्ट्रक्शन ऑन हिज वाइफ्स एमिलीज आर्म। ठीक है, एमिली प्लेड अ क्रूशल रोल इन मेकिंग द ब्रिज अ रियलिटी। ठीक है, ये फोर्थ का आंसर था। अब चलते हैं हम, ये है हमारा पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो आंसर है वो लिख,
अच्छा, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? इट इज़ लिटरली ट्रू दैट यू कैन सक्सीड बेस्ट एंड क्विकेस्ट बाय हेल्पिंग अदर्स टू सक्सीड। ठीक है, यस आई हैव फेस्ड situation where I needed to lead others. When we help others succeed, it often lead to our own success. Being a supportive leader, everyone's benefits involved. ठीक है, ये था हमारा पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्रीम बाय जॉन रॉबलिंग। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ जॉन रॉबलिंग। ठीक है, इसका क्या होगा? जॉन रॉबलिंग ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ स्पेक्टिकुलर ब्रिज कनेक्टिंग न्यूयॉर्क विद लॉन्ग आइलैंड। ठीक है बेटे, स्पेक्टिकुलर का जो वर्ड है वो लेसन में है, वरना आप इसका साइनोनियम भी लिख सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपन व्हेन द प्रोजेक्ट वाज अंडर वे। ठीक है, इसका आंसर जो मैंने लिखा है वो ये है, ट्रेजिक एक्सीडेंट अकर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जॉन रॉबलिंग फुट वाज क्रश्ड एंड लेटर ही डाइड। On the other hand, Washington Roebling suffered paralysis due to decompression sickness। ठीक है, डिकम्प्रेशन सिकनेस जो है इतना बेटे, ये एक बीमारी थी जो इसके अंदर बयान की गई है। तो बच्चों, ये था सेकंड का आंसर। और फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द पीपल क्रिटिसाइज द रॉबलिंग्स। ठीक है, रॉबलिंग्स को जो है इतना लोग क्यों क्रिटिसाइज करते थे। अब थर्ड का जो आंसर है वो क्या है, एक्सपर्ट थॉट द ब्रिज वॉज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्रिटिक्स बिलीव द रॉबलिंग वॉज क्रेजी ड्रीमर। ठीक है, बाप और बेटा दोनों को मिला के इन्होंने रॉबलिंग्स का वर्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है, और फिर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डिजीज अटैक द अंडर वाटर वर्कर एंड व्हाट वर इट्स सिम्टम्स। ठीक है, कौन सी डिजीज ने अटैक किया था अंडर वाटर वर्कर्स के ऊपर और इसके सिम्टम्स क्या थे। इसका जो आंसर मैंने लिखा है वो क्या है, decompression sickness attacked the underwater workers. It also called Cajun disease. ठीक है, and its symptoms are brain damage, paralysis and pains। ठीक है, या फिर body pains, जो भी आप कह लें। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ डिड मिस्टर वॉशिंगटन कम्युनिकेट आफ्टर द ट्रेजिक एक्सीडेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या बना है, वॉशिंगटन कम्युनिकेट आफ्टर द ट्रेजिक एक्सीडेंट बाय टैप्ड इंस्ट्रक्शन ऑन हिज वाइफ्स एमिलीज आर्म। ठीक है, दे डिवेलप्ड अ कोड फॉर कम्युनिकेशन। सही है, ये फिफ्थ का आंसर हो गया। अब सिक्स क्या है, who was Emily Roebling and what role did she play in the execution of the project। ठीक है, इसका जो आंसर है, एमिली वॉन वॉज वाशिंगटन रॉबलिंग्स वाइफ। ठीक है, शी स्टडीड इंजीनियरिंग। ठीक है, कम्युनिकेटेड विद इंजीनियर्स एंड सपोर्टेड द ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 का आंसर। अब चलते हैं हम अपने 7 की जानिब। When there is a will, there is a way. Explain in the light of given lesson। ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का जवाब क्या है, डिस्पाइट चैलेंजेस द रॉबलिंग प्रिसिस्टेड। अच्छा, प्रिसिस्टेड की जगह बेटे आप कैरी ऑन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कीप गोइंग ऑन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के डिस्पाइट चैलेंजेस द रॉबलिंग्स कैरी ऑन्स। ठीक है, their determination and creativity found a way to build the Brooklyn Bridge। The lesson tells us to remember that the determination and teamwork can overcome even the toughest obstacles। ठीक है, ये था हमारा 7 का आंसर। और बेटे मुझे लगता है ये वाला आंसर आपके पास आएगा ज़रूर। बहरहाल ये तो मेरी अपनी जो है इतना असम्पशंस हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जाने क्या आता है क्या नहीं, क्योंकि अभी तक किसी किस्म का कोई मॉडल पेपर FBISC की तरफ से शाया नहीं हुआ, वहाँ से कुछ आएगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बहरहाल
ये था हमारा 7 का आंसर और ये थे हमारे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। और बेटे ये आई थिंक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और और बच्चों ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी जो यानी कि अर्थ की ऑटोबायोग्राफी है, कोशिश करूँगी कि इसकी वीडियो बना दूँ, और अगर इसकी वीडियो ना बना सकी तो मैसेज के ऊपर मैं इसको टाइप कर दूँगी, क्योंकि बेटे आजकल बेटे मसरूफियत कुछ ज़्यादा हुई भी है, तो इसकी वजह से वीडियो जल्दी जल्दी बनाना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ है। इसीलिए मैंने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर बनाया है। और ये जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मैसेज के ऊपर ही कर दूँ। और दूसरी बात बच्चों, प्लीज़ काइंडली देखें, मैं कोई नेटिव स्पीकर नहीं हूँ इंग्लिश की, ठीक है? कोई मैं इंग्लिश नेटिव स्पीकर होती तो शायद कोई गलती ना होती, लेकिन बहरहाल कोशिश तो मेरी यही होती है किसी किस्म की कोई गलती ना हो। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई गलती होती है तो बच्चों आप सब लोग जो है इतना इस चीज़ को ज़हन में रखा करें कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसी गलती हुई तो आप मुझे मैसेज पे लाज़मी बताया करें कि मैम यहाँ पे आपकी गलती थी या कुछ इस तरह से कोई मिस्टेक थी। तो ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी आपके एफ़र्ट की वज़ह से जो है इतना उनको भी थोड़ा-सा उसका फल मिल सके, और बच्चे बाकी भी जो है इतना अपनी करेक्शन कर सकें और मेरी भी इस्लाह हो सके। और बच्चों बाकी ये है कि इतना जब भी आप वीडियो देखा करें, लाज़मी ये ज़रूर कमेंट्स में चेक कर लिया करें कि कोई मैसेज मैंने पिन तो नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने बेटे सीधी सी बात है कि पूरी वीडियो को मैं किसी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से दोबारा बनाऊं, ये मुमकिन नहीं है, जबकि हमारे पास इतने सारे लेसन्स मौजूद हैं जिनकी हम वीडियो बनाएंगे। और इस वक़्त जो है इतना जब भी मेरे पास कोई मिस्टेक होती है, कोई भी कुछ होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि किसी न किसी यानी कोई भी रिप्लाई जो होता है उसके साथ उस मैसेज को पिन कर देती हूँ ताकि बाकी बच्चों के लिए आसानी हो सके। बस बच्चों बहुत लंबी वीडियो हो गई, बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।